और अब आप देखने वाले हैं खबरों का रोलर कोस्टर, बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। सबसे पहले वो खबरें जो खास तौर से तवज्जो में रहेंगी। 24 का सियासी मैदान, लोहा पॉलिटिक्स पर घमासान। जयपुर टू भोपाल, क्या है चुनावी राज्यों का हाल, ये आपको दिखाएंगे। खालिस्तानी आतंकियों के खल्लास किए जाने का प्लान, एनआईए के एक्शन से कनाडा तक टेंशन कैसे है, पूरी खबर पूरे डिटेल के साथ आपके सामने होगी। कनाडा की संसद में ऐसा क्या हुआ कि सांसद खड़े होकर ताली बजाने लगे और इसके फौरन बाद कैसे बेनकाब हुए जस्टिन ट्रूडो, ये खबर भी आपके सामने होगी। साइंस और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, साइंस और अध्यात्म का अद्भुत संयोग, रोबोट ने किया नमस्ते, सूर्य नमस्कार और योग। इस चमत्कारी रोबोट की पूरी कहानी और क्यों डेवलप किया जा रहा है ये रोबोट, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये अहम खबर देखिए, बिग एंड बोल्ड बिहार के सिवान से, जहां बॉयफ्रेंड के लिए दो लड़कियों में ऐसी फाइट हुई कि देखने वाले देखते रह गए। लड़कियों के बीच हुई इस जूतम पैजार का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दिख रहा है कि क्लासरूम में लाल बुर्का पहने लड़की ने दूसरी लड़की के बाल पकड़ रखे हैं। जब तक बाकी लड़कियां बीच बचाव करती हैं, उसने बेंच पर लड़की का सिर दे मारा। मामला यही नहीं रुका, लाल बुर्के वाली लड़की ने एक बार फिर दूसरी लड़की को स्कूल के बाहर घेर लिया, जिसके बाद पहले लात मारी और फिर घूंसों की बात कर दी। एक के बाद एक कई पंच मारने के बाद लाल बुर्के वाली लड़की मौके से रफू चक्कर हो गई। बीच सड़क पर लड़कियों के बीच हो रही फ्री स्टाइल कुश्ती को कुछ लड़कियां रोकती भी नजर आ रही हैं, वहीं कुछ लड़कियां वीडियो बनाने में लगी हैं। मौके पर मौजूद लड़कियों ने जो वीडियो बनाया वह वायरल हो रहा है। वीडियो में पीछे से कुछ छात्राओं के हंसने की आवाजें भी आ रही हैं, जिसमें वो कह रही हैं कि लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। और मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिली, जब उज्जैन में निकाली गई जन आक्रोश यात्रा के दौरान पार्टी के दो गुट आपस में भिड़ गए। हालात ये हो गए कि पूर्व मंत्री जीतू पटवारी को बीच बचाव के लिए उतरना पड़ा। हंगामा रोकने के लिए फूलमाला से लदे जीतू पटवारी मंच से कूदकर कार के बोनट पर चढ़ गए। कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर मिन्नतें करते रहे, लेकिन कार्यकर्ताओं में लगातार जूतम पैजार चलती रही। हंगामा तब शुरू हुआ जब कांग्रेस की एक महिला नेता को मंच पर जाने से रोक दिया गया। बाद में महिला नेता ने आरोप लगाया कि गुटबाजी के चलते विधायक मुरली मोरवाल और उनके समर्थकों ने न सिर्फ उनको गालियां दी बल्कि अश्लील हरकतें भी की। और अगली खबर यह कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक मंदिर से भगवान की मूर्ति ही चोरी हो गई और मूर्ति चोरी होने पर हंगामा मच गया। चोरी की घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक शख्स मंदिर के अंदर खड़ा नजर आया। उसने पहले हाथ जोड़कर भगवान की मूर्तियों को प्रणाम किया और उसके बाद एक मूर्ति लेकर चलता बना। यहां देखिए जरा, लड्डू गोपाल की मूर्ति वो लेकर चलता बना। हालांकि पहले वो लगता है भगवान से माफी भी मांग रहा है कि ये जो कर रहा हूं मैं ये ठीक नहीं है, इसके लिए मुझको माफ कीजिए, और उसके बाद भगवान को ही लेकर चल पड़ा। जिस मंदिर में मूर्ति रखी हुई थी वहां पुलिस ने जाकर छानबीन की, चोरी की शिकायत दर्ज की और पुलिस ने 48 घंटे के अंदर मूर्ति को ढूंढकर परिवार को सौंप दिया। लेकिन घटना में नया मोड़ आ गया। उस परिवार ने पुलिस पर आरोप लगा दिया कि जो लड्डू गोपाल उन्हें दिए गए हैं वो उनके नहीं है। पुलिस ने मामले को रफा दफा करने के लिए जल्दबाजी में कोई मूर्ति लाकर उनको दे दी है। ये वो मूर्ति नहीं है जो असल में उनकी मूर्ति थी। अगली खबर, बिग एंड बोल्ड। चलती ट्रेन में चढ़ने की जल्दबाजी के संदर्भ में हम लगातार आपको आगाह करते रहते हैं। यहां भी देखिए, जान पर भारी पड़ने वाला जोखिम, जानते हुए भी लोग इस तरीके का जोखिम लेने से नहीं चूकते। यहां देखिए एक ऐसा ही वीडियो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से सामने आया, जहां चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान एक शख्स का पैर फिसल गया। वो ट्रेन के दरवाजे से लटक कर घिसटने लगा। इस दौरान एएसआई राजेंद्र और कांस्टेबल सत्येंद्र कुमार ने तेजी दिखाई और इनकी तारीफ करनी पड़ेगी दोनों की ही। दरवाजे से लटक कर घिसट रहे शख्स को बाहर निकालकर उसकी जान बचा ली। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो इस तरह की लापरवाही ना करें। बिग एंड बोल्ड लगातार आपको इस ऐसे जोखिमों को लेने के संदर्भ में आगाह करता रहता है कि कृपया इससे बचें। और ये अगली खबर ये कि अगस्त और सितंबर में कम बारिश के बाद उत्तरी कश्मीर के ऊपरी इलाकों में मौसम ने करवट ली है। ताजा तस्वीरें बांदीपुरा से आई हैं, जहां गुरेज की पहाड़ियों में सर्दी के मौसम की पहली बर्फबारी हुई। इसके साथ ही कश्मीर के कई हिस्सों में बारिश हुई है, जिसके बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम खुशनुमा हो गया है। पहली बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर बर्फ की चादर है। कल गुलमर्ग में भी भारी बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद घाटी में स्नोफॉल का दौर शुरू हो गया। बर्फबारी होने से गुलमर्ग का तापमान अधिकतम 15 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि बीते दिनों के मुकाबले 3 डिग्री तक कम रहा। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और कुछ मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होने और बादल छाए रहने की संभावना जाहिर की है। और आज के दौर में ऐसे कई सेक्टर्स हैं जहां रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। बीपीओ उनमें से एक है। कस्टमर सर्विस से जुड़ी कंपनियां ऐसी ही शिफ्ट्स लगाती हैं, या फिर मीडिया हाउसेस में भी रात की शिफ्ट्स होती हैं। ऐसे में सवाल यह है कि नाइट ड्यूटी में बॉडी क्लॉक को मैनेज कैसे किया जाए जिससे हेल्थ पर ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ना हो।
तो बहुत जल्दी से ये देख लीजिए कि अगर नाइट शिफ्ट्स आप करते हैं तो नींद से बचने के लिए हमेशा सीधा बैठें, भूख लगने पर फल या ड्राई फ्रूट्स खाएं। अमूमन जंक खाकर मंचिंग करके खुद को जगाए रखने की लोगों की आदत होती है, लेकिन चिप्स, प्रोसेस फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये नुकसान ही करते हैं। चाय कॉफी की जगह ग्रीन टी पानी पिएं, क्योंकि चाय और कॉफी एक हद से ज्यादा नुकसान करते हैं। काम के बीच में माफ कीजिए, वॉक करना बहुत आवश्यक है। ज्यादा नींद आने पर 10-12 मिनट की पावर नैप लेने से गुरेज ना करें। और नींद आ रही हो, दिमाग ना चल रहा हो और आपके पास अगर वहां सुविधा हो तो शावर ले लें। वर्किंग प्लेस को रोशनी से भरा हुआ रखने से भी आपको रात की शिफ्ट्स का उतना नकारात्मक झेलने को नहीं मिलेगा। अगली अहम खबर, दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में भारत में बने ड्रोन्स की ताकत का परीक्षण किया गया। भारतीय वायुसेना के साथ मिलकर भारतीय ड्रोन संघ ने भारत ड्रोन शक्ति 2023 के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर रक्षा मंत्री के अलावा एयरफोर्स चीफ BR चौधरी भी मौजूद रहे। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसमें 75 से ज्यादा स्टार्टअप और कॉर्पोरेट शामिल हो रहे हैं। पीएम मोदी का फॉर्मूला हिट, 24 की जंग में लोहा पॉलिटिक्स। पूरी खबर आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन पहले देखिए NIA का एक्शन, खालिस्तानी गैंग में टेंशन। खालिस्तानी आतंकियों को खत्म करने के लिए टॉप गियर लगा दिया गया है। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस ने लखबीर सिंह के करीबियों पर छापेमारी की। सूत्रों के मुताबिक लखबीर फिलहाल कनाडा के अल्बर्टा में छिपा हुआ है। केंद्रीय एजेंसियां भी खालिस्तानी आतंकवादियों को खल्लास करने के लिए बड़ा प्लान बना रही हैं। 5 और 6 अक्टूबर को दिल्ली में NIA, IB, रॉ और ATS की अहम बैठक बुलाई गई है। खालिस्तानी आतंकवादी अर्शदीप डल्ला का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया है। डल्ला के तार आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े बताए जा रहे हैं। दिल्ली में पकड़े गए आतंकवादी नौशाद और जगजीत ने खुलासा किया है कि डल्ला के निशाने पर कई हिंदू नेता हैं। ISI के इशारे पर आतंकी डल्ला हिंदू नेताओं पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में केरल में प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा है। छापेमारी त्रिशूर, एर्नाकुलम, मल्लापुरम और वायनाड में की गई, जिसमें PFI के पूर्व कार्यकर्ताओं के 12 ठिकाने शामिल हैं। पिछले साल 28 सितंबर को केंद्र ने PFI और इससे जुड़े संगठनों पर बैन लगा दिया था। पटना में महादलित महिला के साथ बर्बरता की घटना सामने आई है। उधार और ब्याज का पैसा नहीं चुकाने पर महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज कर लिया है। इस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। लखनऊ से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। बीजेपी के विधायक योगेश शुक्ला के सरकारी आवास में एक कर्मचारी ने फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक की पहचान 24 वर्षीय श्रेष्ठ तिवारी के रूप में हुई है। मृतक बाराबंकी के हैदरगढ़ का रहने वाला था। फांसी लगाने की वजह का खुलासा अभी नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पेपर लीक और लाल डायरी का जिक्र करते हुए कांग्रेस सरकार को जमकर घेरा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में भी रैली की, जहां कांग्रेस पर प्रहार करते हुए कहा कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बनी उसे बीमारू बना दिया। कांग्रेस की कमान अर्बन नक्सलियों के हाथ में है और जंग खाए लोहे के जैसी। पीएम मोदी आज जहां चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान में थे, तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पोल बाउंड स्टेट छत्तीसगढ़ में थे। यहां के बिलासपुर से राहुल ने मोदी सरकार पर जमकर अटैक किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना से भाग रही है। राहुल गांधी ने वादा किया कि ओबीसी को जो भागीदारी मिलनी चाहिए वो कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करके दिखाएगी। और आगे देखिए, कनाडा की संसद में ट्रूडो बेनकाब। लेकिन इससे पहले दिखाते हैं आपको माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में हाईकोर्ट से राहत। पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मुख्तार की जमानत मंजूर कर ली है। 20 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने सजा पर रोक नहीं लगाई है। सजा पर सुनवाई जारी रहेगी। हरियाणा में देवीलाल की जयंती पर इंडियन नेशनल लोकदल के कार्यक्रम से दूरी बनाकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर सबको चौंका दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार की एनडीए से नजदीकियों के कयास लगने लगे हैं। हालांकि एनडीए में शामिल होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम विपक्ष को एकजुट करने में लगे हुए हैं। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। लोकसभा में विवादित बयान को लेकर नड्डा ने बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। बीएसपी सांसद दानिश अली पर उनकी अमर्यादित टिप्पणी को लेकर विपक्ष हमलावर है। ओवैसी ने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब संसद में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के अपमान पर बीजेपी भड़क गई है। बीजेपी विधायक नितेश राणे ने संजय राउत और विधान परिषद में नेता विपक्ष अंबादास दानवे के खिलाफ विशेषाधिकार की याचिका दायर की है। नितेश ने याचिका में उन बयानों का जिक्र किया है जो हाल ही में संजय राउत और अंबादास दानवे ने दिए हैं।
लखनऊ में आरएसएस की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। फैसले के मुताबिक अब धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ संघ मुहिम चलाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है, इसलिए शाखाओं के जरिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। में कोरोना से भी घातक निपा वायरस की वजह से लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। कोरोना की तरह ही पशु पक्षियों से इंसानों तक पहुंचे इस वायरस का ना तो कोई इलाज है और ना ही वैक्सीन, यानी संक्रमण के बाद जान बचना मुश्किल हो जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पशु पक्षियों के 60% जो उनकी जो बीमारियां होती हैं वो ट्रांसफरेबल। अभी तक 8.5 लाख वायरस पशु पक्षियों से इंसानों तक पहुंच चुके हैं। इसको ज़ूनोटिक ट्रांसफर कहा जाता है। WHO के मुताबिक 200 तरह की बीमारियां पशु पक्षियों से होती हैं। 10 में से 6 पुरानी संक्रमण की बीमारियों की वजह यही है और 4 में से 3 नई संक्रमण बीमारियों की वजह भी पशु पक्षी ही माने जाते हैं। सबसे ज्यादा खतरा इसका गर्भवती महिलाओं और बच्चों में होता है। रेबीज के बारे में आमतौर पर सब जानते हैं, जो कुत्तों के काटने से होता है। अगर समय रहते टीका नहीं लगाया जाए तो शख्स की मौत भी हो सकती है, लेकिन कई बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं। बिल्लियों के पंजों से लगी खरोच के जरिए बार्टोनेला नाम का बैक्टीरिया स्किन के अंदर पहुंच जाता है। कमजोर इम्यूनिटी वालों के लिए यह बेहद खतरनाक है। ब्रुसेला कैनिस नाम का बैक्टीरिया कुत्तों की लार और यूरिन से पहुंच सकता है और लोगों में ट्रांसफर हो सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है लोगों को। लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया गिलहरियों चूहों के यूरिन में होता है और इससे किडनी और लिवर डैमेज हो सकते हैं, जान तक जा सकती है। इसको लेप्टोस्पाइरोसिस कहते हैं। साल्मोनेलोसिस बैक्टीरिया मुर्गों और बतखों में पाया जाता है। इससे तेज बुखार और पेट संबंधी बीमारी होती है। जियार्डिएसिस पैरासाइट गाय, भेड़ और चूहों में पाया जाता है। इसके इन्फेक्शन से गैस जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। अगर आप इन बीमारियों से बचना चाहते हैं तो अपने पेट्स को बीमार ना पड़ने दें। इसके लिए सिर्फ उनका वैक्सीनेशन काफी नहीं है, अपना वैक्सीनेशन भी जरूर कराएं। हाइजीन मेंटेन करें। पेट्स और उनके संपर्क में आने वाली चीजों को छूने के बाद हाथ जरूर साफ करें। मच्छर मक्खियों को घर में ना घुसने दें। कुत्ते बिल्लियों के दांत पंजों से खुद को बचाएं। बच्चों को जागरूक करें और उन्हें पेट्स को चूमने से रोकें। एशियन गेम्स में भारत की झोली में एक ही दिन में 2 गोल। एशियन गेम्स में का शानदार प्रदर्शन जारी है। आज पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल टीम शूटिंग स्पर्धा में गोल्ड पर निशाना लगा, तो वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को हराकर देश को दूसरा गोल्ड मेडल दिलाया। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार सपाट बंद हुए। सेंसेक्स 15 पॉइंट की मामूली बढ़त के साथ 66,024 पर क्लोज हुआ, जबकि निफ्टी में आधे अंक से भी कम का बदलाव आया। सर्राफा बाजार में आज सोना चांदी दोनों गिरे। 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड की कीमत 59,104 रुपए रही, जबकि सिल्वर ने प्रति किलो 72,657 रुपए पर कारोबार किया। तुमसे माफ मांगने आया हूं। इतना डरा दिया राज्य सरकार को और देश की सरकार को कि सॉरी फौज रामपुर में आ गई। इतनी औकात गिरा दी, इतनी हैसियत गिरा दी। कभी दबंगई तो कभी बिगड़े बोल पर जलसों में तालियां बटोरने वाले आजम खान, कभी निजाम रामपुर कहे जाने वाले आजम खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में। और इसी के साथ ट्रेंडिंग में आजम से जुड़े किरदारों पर होने वाले सनसनीखेज खुलासे। आज कैमरे पर आजम खान का सबसे बड़ा राजदार बोलेगा और आजम खान से लेकर उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक से जुड़े हर राज को बेपर्दा करेगा। आजम रामपुर का कभी इक्का रहा यह शख्स आजम और उनकी जौहर यूनिवर्सिटी की कथित हेरा फेरी से जुड़ा हर सुराग देगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आजम एंड कंपनी का वो स्ट्रक्चर जिसमें जमीन कब्जाने से लेकर जौहर ट्रस्ट के लिए फंडिंग और फंडिंग से मिली रकम को ठिकाने लगाने का काम कैसे होता था। बताऊं, 3 तरह के लोग थे आजम खान के साहब के पास। एक वो लोग थे जो उनके लिए चंदा इकट्ठा करते थे, एक वो लोग थे जो चंदे को सही जगह लगाते थे या उनके कारोबारी मामला देखते थे, और एक हम जैसे लोग थे जिनके माथे पर कि जो तरी बिछाते थे, नारे लगाते थे और पुलिस के डंडों से मुकाबला करते थे, लोगों को बयानबाजी करते थे। आजम खान एंड कंपनी की सीक्रेट बता रहे ये शख्स फसाहत अली खान शान। फसाहत और आजम खान का 20 साल लंबा साथ रहा। फसाहत अली आजम खान के पीए से लेकर मीडिया सलाहकार थे। हर मुश्किल वक्त में आजम के साथ रहे, यहां तक कि जब आजम खान को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया तब भी शानू उनके साथ खड़े रहे। लेकिन अब उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। यही फसाहत अली शानू
आजम खान पर अब आरोपों की बौछार कर रहे हैं। लोगों तक आजम की बात पहुंचाने वाले फसाहत अब आजम खान का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। फसाहत के मुताबिक आजम खान की टीम में 3 तरह के लोग थे। पहला जो पैसा लाता था, दूसरा जो पैसा ठिकाने लगाता था, और तीसरा जो उनका पॉलिटिकल काम देखता था। खुद को रामपुर की सरकार मान बैठे आजम खान इन दिनों परेशानियों के भंवर जाल में है। यूपी की सियासत में हनक और रौब रखने वाले आजम खान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने होंगे। जिस जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट के 800 करोड़ के टैक्स चोरी के मामले में जांच का सामना आजम खान कर रहे हैं, उसी जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कारनामों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त है। आजम खान से जुड़े जो भी सारे राज खुल रहे हैं वो कभी आजम खान के अपने रहे लोगों के जरिए खुल रहे हैं। अब आजम के इस राजदार को सुनिए। जौहर यूनिवर्सिटी के लिए उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन कैसे हड़पी, मदरसा आलिया पर कैसे कब्जा किया। तो सारे रामपुर को मालूम है कि वो कब्रिस्तानों की ईंटें और ये मिट्टी लेकर के जो यूनिवर्सिटी में कोई विरोध नहीं करता था उस वक्त? विरोध कौन करता है? तो क्या सत्ता के नशे में चूर होके प्रशासन शासन सब उस वक्त ऐसा था कि मतलब कोई उनके खिलाफ जाने को तैयार नहीं था? हाँ, जाहिर सी बात है, ताकतवर मंत्री थे और जो विरोध करता था वो जेल में डाल दिया जाता। आरोप है कि साल 2017 से पहले खुद को मुसलमानों का नेता बताने वाले आजम खान ने मुसलमानों का ही बेड़ा गर्क किया। रामपुर में अली जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कब्रिस्तान से लेकर मदरसे तक सबको तोड़ दिया। कब्रिस्तान की मिट्टी का इस्तेमाल अली जौहर यूनिवर्सिटी की सड़क को ऊंचा करने और यूनिवर्सिटी के पार्क के गड्ढे भरने में किया गया। आजम पर कब्रिस्तान की जमीन को अवैध तरीके से पत्नी के नाम कराने का आरोप लगा। मामला रामपुर के गांव मडयान नादरबाग का था, जहां की गाटा संख्या 311/1 की जमीन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज थी, जिसे आजम खान ने अखिलेश सरकार में अपने रसूख के दम पर अपनी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अदीब के नाम दर्ज करा लिया। जिसके बाद एक इस्लामिक संस्था ने साल 2017 में आजम खान के खिलाफ फतवा भी जारी किया। जो शख्स इस तरह से मुसलमानों की जमीनों को गस्ब करे, वो कब्रिस्तान पे इस तरह से सैकड़ों मुसलमानों को खोद के सड़क बनवाए, वो कब्रिस्तान पर कब्जा करे, मुसलमानों की जमीनें पुलिस के ताकत के बल पे हवालात में डलवा के जुल्म ज्यादती करके उनसे जमीनें ले हुए इंतहाई कोड़ियों के दामन में, जबकि वो मुसलमान ही नहीं मुसलमानों का ठेकेदार समझते हैं वो अपने को, ऐसे शख्स के बारे में शरअन क्या हुक्म है। और कब्रिस्तानों की बेहुरमती की है, मज़ारात को गिराया है, मुसलमानों की जमीनें गस्ब की हैं। इस ताल्लुक से मैंने फतवा लिया था। आजम खान उस वक्त अखिलेश सरकार में मिनिस्टर थे, इसलिए पुलिस और प्रशासन के साथ अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों ने कब्रिस्तान की जमीन कब्जाने में आजम खान की मदद की। इतना ही नहीं, मुसलमानों के हमदर्द बनने वाले आजम खान ने अपनी यूनिवर्सिटी के लिए मुसलमानों की जमीन बिना रुपए दिए जबरन बैनामा करा ली। विरोध करने पर किसी को जेल मिली तो किसी को झूठे मुकदमों की धमकी। हमारी 4.25 बीघे गई है। मुआवजा मिला ना, वापस जमीन मिली ना, बदले में क्या मिला आपको? कुछ नहीं, लठ और वो जेल मिली। लठ और जेल मिली जी। अभी आपसे बात हो रही थी, आप कहते कि अब तो बताते बताते दिल छलनी हो गया है। क्या था मसला? है? क्या बात थी? क्या मसला ये है कि 10 साल हो गए जमीन को यूनिवर्सिटी के अंदर। 25 से 26 बीघा जमीन है, वो उसकी बाउंड्री कर ली थी। बाउंड्री करने के बाद हमसे बोल दिया गया कि आपकी जमीन बाहर है, और जहां हम जोत रहे थे हमारे कब्जे में थी, वो बाउंड्री के अंदर आ गई थी। उसके बाद FIR हुई आजम खान के खिलाफ, मुकदमा चला। 26 लोगों ने मुकदमा डाला था, तो हम उस मुकदमे पे कायम थे। कुछ लोग पैसे ले चुके हैं और हमें नहीं मिला पैसा। आपकी जमीन कब ली थी और कैसे ली? जरा पूरी। साल हो गए ना जब से ये इन्होंने बनाई, ये भी ले ली, ये भी ले ली भैया, और क्या था। तो जमीन लेने के लिए क्या बोला था आपको? पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया, पैसा नहीं दिया? ना किसी को नहीं दिया। रामपुर के इन मुस्लिम किसानों के आरोपों को देखें तो आजम खान ने हर तरह से मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया और अखिलेश ने उसका साथ दिया। जैसे जैसे आजम के खिलाफ जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है, सवाल उठ रहे हैं। कब्रिस्तान से लेकर मदरसे और लोगों की जमीन कब्जा कर आजम खान यूनिवर्सिटी बना रहे थे या अपनी जागीर तैयार कर रहे थे।
यूपी में जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, आजम खां को मलाईदार महकमा मिला। और रसूख की तो कहने ही क्या, सबने देखा कि कैसे मुख्यमंत्री भी आजम खां के सामने घुटने टेक दिया करते थे। अगर आजम रूठ जाते थे तो अखिलेश यादव उन्हें मनाने पैदल ही उनके घर जाया करते थे। अब वही आजम खां मुश्किलों के दौर में है। भ्रष्टाचार के उन पर आरोप लग रहे हैं। जौहर विश्वविद्यालय में जो उन्होंने कांड किए हैं, एक एक करके उनकी सच्चाई सबके सामने आ रही है। अब नया मामला यह है कि जौहर विश्वविद्यालय जब बनाया गया तो आजम खान ने सरकारी जमीन को भी उसका हिस्सा बना लिया। कई जमीन पर वृक्षारोपण हुआ, वहां पर भी आजम ने दीवार खड़ी करवा दी। आजम खान क्या कहते हैं वो जरा समझ लेते हैं फोन करके, क्योंकि रिंग जा रही है। आजम खां पूर्ण नगरीय विकास मंत्री। हालांकि ज्यादातर वक्त रामपुर में ही बिताते हैं। बहुत जरूरी हो जाता है कि आजम साहब का पक्ष जाना जाए, लेकिन देखिए उन्होंने फोन नहीं उठाया है। ऐसे में सवाल बहुत सारे जो खड़े हैं उनका जवाब अभी तक नहीं मिल पा रहा है। आईटी रेड में क्या हुआ, यूनिवर्सिटी में सरकारी जमीन का जो बंदरबाट हुआ, जो सरकारी जमीन को अपने जौहर विश्वविद्यालय का हिस्सा बनाया गया नियमों को ताक पर रखकर, उनके जवाब आजम खान साहब को देने थे। हमने कोशिश की उन तक पहुंचने के लिए, आजम साहब ने फोन नहीं उठाया। आजम खान जिस जौहर यूनिवर्सिटी के हेराफेरी के मुकदमों के जाल में फंसे हैं, उसी जौहर यूनिवर्सिटी से उनकी मुंह बोली बेटी एकता कौशिक के तार भी जुड़े हैं। बताया जाता है कि आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी का देखरेख का जिम्मा एकता कौशिक को दे रखा था। लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े राज क्या हैं? इसमें किसकी क्या इन्वॉल्वमेंट थी? एकता का रोल क्या था? हमने जानने की कोशिश की। तो एकता कौशिक से उनके क्या संबंध है आप जान सकते हैं, और उन्हीं की जबान है। हाँ, वो लगभग उनकी पारिवारिक सदस्य थी। कई बार उनके घर पर भी मेरी उनसे मुलाकात हुई, वो होती थी, और यूनिवर्सिटी में भी वो होती थी। और जैसे कि मैंने कहा कि वो धरने प्रदर्शन वाली नहीं थी, वो जो दो तरह के मैंने और कैटेगरी बताई उसमें थी, शामिल थी। मतलब फिनांस वाले डिपार्टमेंट में वो आती थी। हाँ, शायद आप कह सकते हैं। फसाहत अली शानू का दावा ये कि एकता के पास जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग से लेकर फंड को ठिकाने लगाने की जिम्मेदारी थी। एकता कौशिक ने हाल ही में जगुआर, BMW और मर्सिडीज जैसे बड़े ब्रांड की 3 कारें खरीदी। छापेमारी के दौरान एकता से हुआ हर सवाल आजम और उनके जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा था। तो क्या इन लग्जरी गाड़ियों का कनेक्शन आजम की जौहर यूनिवर्सिटी से है? हमने फसाहत अली शानू से ये जानने की कोशिश भी की। एकता कौशिक भी उनके परिवार के साथ वैसे ही संबंध थे, और एकता कौशिक की भी अब जांच चल रही है। कहा गया कि पिछले 1.5 महीने में उन्होंने 3 लग्जरी कार्स खरीदी थी। तो उस वक्त वो किस गाड़ी से आती थी? जब आप उनको देखते होंगे तो वो क्या, उनका लाइफस्टाइल क्या था वैसा? यार फुर्सत ही नहीं थी। हमें तो ये था कि भाई ये अखबार में बयान देना है, धरना देना है, प्रदर्शन करना है, पूरी जिंदगी उसमें लग गई। लेकिन हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी हमारे पास कहा, हम तो देखते थे कोई काली गाड़ी और सफेद गाड़ी। अब ये तो नहीं देखा किस क्या नंबर है, उसका क्या है। लेकिन हाँ, जाहिर सी बात है, तो ये एक अलग टीम थी जो अमीर लोगों की है। जो गाजियाबाद स्थित घर पर रेड के बाद एकता कौशिक अज्ञातवास पर चली गई। एकता ने जांच एजेंसीज के सामने आजम से जुड़े कौन सा राज बेपर्दा किया? जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन से लेकर फॉरेन फंडिंग से जुड़ा कौन सा सुराग दिया? ये फिलहाल साफ नहीं।